हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 को। ठीक है, अगर आपको सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। बैंकिंग लॉ के मैं डिटेल नोट्स बना चुका हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बैंकिंग लॉ के डिटेल नोट्स हैं। ठीक है, इनमें इजी तरीके से, बहुत लेंदी वे में ना हो गए, बहुत एक सिंप्लीफाई वे में लिखा हुआ है सारा कुछ सिलेबस आपका, बहुत डिटेल में। ठीक है, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा इस वीडियो में कि मेरे नोट्स में और मेरी वीडियो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको चाहिए तो डाउनलोड कर लेना। इतनी अच्छी तरीके से मैंने बैंकिंग लॉ के नोट्स बनाए हैं। अगर आपको बैंकिंग लॉ के चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए, सबसे बड़ी बात मैं टेबल में समझाता हूँ, जो कि एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो टेबल्स वगैरह की हेल्प से नोट्स बनाए हुए हैं। इन डिटेल नोट्स को डाउनलोड कीजिए, दूसरे सब्जेक्ट के भी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना। अगर आपके मतलब के हैं तो डाउनलोड कर लिया करो। ठीक है, तो फेमा के बारे में पढ़ते हैं। फेमा क्या होता है? फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में इनेक्ट किया गया था, जो इफेक्टिव हुआ था 1 जून 2000 में। ठीक है, इसने रिप्लेस किया था पुराना जो एक्ट था FERA उसको। जो पुराना एक्ट था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। ठीक है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव भी था, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो पैसा है वो कंट्री से बाहर जाए। ठीक है, अभी जो नया एक्ट है ना FEMA, वो फोकस करता है स्मूथली मैनेजमेंट पे, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शंस पे। ठीक है, जो पहले वाला FERA था वो रेस्ट्रिक्टिव था, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन को ट्रीट किया जाता था एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। FEMA एक फैसिलिटेटरी लॉ है, मतलब ये फैसिलिटेट करता है कि भाई आप करो ट्रांजेक्शंस। ठीक है, रेगुलेट हम करेंगे, किसके साथ मिलके? RBI के साथ और दूसरे बैंकिंग लॉज के साथ। तो FEMA एक फैसिलिटेटरी लॉ है जो डिजाइन किया गया है टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज और प्रमोट किया जा सके एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को। ठीक है, तो FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वो लॉ है जो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शंस को इंडिया में। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, विद द गोल ऑफ फैसिलिटेट, मतलब कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, पेमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा सके। अगर आपको फीस बाहर भेजनी है किसी दूसरे कंट्री में, वहाँ से आपको कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो उसमें क्या होता है? USD, यूरो, फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती है, तो उसको प्रमोट किया जा सके ऐसी ट्रांजेक्शन्स को। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका? FEMA का। तो FEMA के ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, टू सिंप्लीफाई फॉरेन एक्सचेंज लॉज एंड मेक देम इन्वेस्टर फ्रेंडली, टू शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इनको ना एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। FEMA का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड पेमेंट, मतलब कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री से डील कर रहे हो तो वहाँ पे दो करेंसी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक तो आपकी करेंसी, एक दूसरी करेंसी। तो अगर जैसे कि कोई इंडियन कंपनी है, वो एक्सपोर्ट करना चाहती है गुड्स USA में और रिसीव करना चाहती है पेमेंट USD में इजीली, तो ऐसा कर सकती है थ्रू बैंक चैनल्स विदाउट हैवी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। कोई ज़्यादा हैवी रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है। FERA में रेस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, वहाँ के अगर आप वॉयलेशन करते थे ना उस टर्म्स का या फिर उन रूल्स का, तो वहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। एक स्टूडेंट बाहर फीस भेजना चाहते हो तो फैसिलिटेट कौन करता है? FEMA। तो इसलिए ये फैसिलिटेटरी एक्ट है एक। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है बैंक्स को, जो कि ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, ताकि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो सके लीगली। ठीक है, और रुपये की वैल्यू स्टेबल हो सके। टू सिंप्लीफाई लॉज एंड मेक देम इन्वेस्टर फ्रेंडली, एक फॉरेन कंपनी जैसे कि FDI इंडिया में इन्वेस्ट करता है, सिंपल अप्रूवल से, सिंपल प्रोसीजर से अब अप्रूव कर सकता है इन्वेस्ट। ठीक है, पहले क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स थे, तो FIIs, वो जो FDI या FII वगैरह होते हैं ना, उनका इन्वेस्टमेंट कम आता था इंडिया में, इकोनॉमी थोड़ा कम रेट से बढ़ देती, फॉरेन में हमारा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अभी बहुत स्मूथ हो चुका है ये सब चीज़। ठीक है, आपने देखा होगा कितना डेली का इन्वेस्टमेंट होता है FIIs, DIIs, ठीक है, FPIs का इंडियन मार्केट्स में। वो क्यों होता है? क्योंकि FEMA इसको फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, स्मूथ ट्रांजेक्शन्स को, यहाँ पे प्रोसीजर्स स्मूथ है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स नहीं है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स नहीं है मतलब कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी तो यार FIIs, FDI क्यों इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में? उनको लगेगा कि भाई थोड़ी सी भी गलती होगी हमारे पास क्रिमिनल चार्जेस हो जाएंगे। वॉयलेट करना तो ऑफेंस अभी भी है, बट वो एक सिविल ऑफेंस है, पेनल्टी भर के वो हो जाता है केस सोल्व। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये लॉ को तो स्ट्रिक्ट बनाता ही बनाता है, ट्रस्ट भी बिल्डअप करता है FIIs में या फिर FDIs में। ठीक है, टू शिफ्ट कंट्रोल टू मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि पहले जो ओल्ड लॉज थे ना, इवन स्मॉल फॉरेक्स वॉयलेशन कंसिडर की जाती थी क्रिमिनल ऑफेंस। अंडर FEMA मोस्ट वॉयलेशन सिविल ऑफेंस माने जाती है विद पेनल्टीज, ताकि जो बिजनेस है ना वो आसान हो सके। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट ये सब आसान हो सके। ठीक है, तो शिफ्ट फ्रॉम FERA टू FEMA, शिफ्ट कैसे हुआ? जो FERA था ना वो कंजर्वेटिव एक्ट था एक, मतलब कि वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल थे। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल थे वहाँ पे। ठीक है, वेरी लिमिटेड यूज होता था, अलाउ, बहुत लिमिटेड यूज अलाउ होता था। इससे क्या होता था? इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आता था और फॉरेन एक्सचेंज स्मूथली नहीं होता था। ठीक है, FEMA का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आप यूज करो
फॉरेक्स को स्मूथली, और वो रेगुलेट भी करती है इस चीज को। इजी रूल्स है, यहाँ पे फोकस होता है ग्रोथ पे और प्रॉपर मैनेजमेंट पे, इसमें मतलब FEMA में। इसकी फिलोसफी क्या आती है, एनीथिंग जो परमिटेड नहीं है वो प्रोहिबिटेड है, सिंपल सी बात है। एनीथिंग जो नहीं प्रोहिबिटेड है वो परमिटेड है, मतलब कि यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट लॉ रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। मोर फ्रीडम यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी लेस फ्रीडम थी। वोलेशन, अगर आप FERA के रूल्स टर्म्स कंडीशंस वोलेट कर रहे हो तो आप पे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जेल उस टाइम पे कॉमन थी। अभी सिविल ऑफेंस माना जाता, पेनल्टी और फाइन देके ही मतलब आपका केस सोल्व हो जाता है। सिटीजनशिप पे फोकस करता था, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप पे एप्लीकेबल होता था। ये फोकस करता है रेजिडेंसी पे, जब तक आप इंडिया में रह रहे हो तब तक ही आप पे चलेगा। आप इंडिया के बाहर चले गए जॉब करने के लिए या फिर आप अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर चले गए तो FEMA आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है, सिंपल सी बात है। सेलिएंट फीचर की बात करता हूँ मैं पहले, रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब कि अप्लाई सेम वही बात है, इंडिया के रेजिडेंस पे अप्लाई होता है। इंडिया का रेजिडेंट कैसे पता लगता है, अगर आप रहे हो इंडिया में पिछले 182 दिन से ज़्यादा पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो आप माने जाओगे। नॉट रेजिडेंट इफ अगर आप बाहर चले जाते हो जॉब बिजनेस के लिए या फिर आप बाहर रहते हो फॉर अनसर्टेन टाइम तो आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाओगे अंडर FEMA। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ये 2 अकाउंट मैनेज करता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेकंड है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट में डेली एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि आप ट्रेड पेमेंट कर रहे हो, ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल बिल वगैरह, ये अलाउ होते हैं जनरली। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड भी है और रेगुलेट करता है उनको RBI। मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब कि जिससे एसेट्स लाइबिलिटी अफेक्ट हो, मतलब कि आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो बाहर कंट्री में, ठीक है, अलाउ है, रेगुलेट किया गया है और रेस्ट्रिक्टेड भी है। अगर आप एक लिमिट है मतलब करने के लिए, ठीक है, आप हवाला का पेमेंट वगैरह आपने सुना होगा ना, वो चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जो चीज़ लिमिट में है, जो चीज़ ठीक है वो रेगुलेट करता है RBI, ठीक है, वो अलाउड भी है अंडर FEMA। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर बाइंग प्रॉपर्टीज एब्रोड वगैरह, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिससे एसेट्स और लाइबिलिटी अफेक्ट होती है। पावर्स ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है FEMA को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को, रूल्स बना सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है ऑथोराइज्ड पर्सन्स को। पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग सेक्शन 13 से 15 इसके बारे में बात करता है। पेनल्टी हो सकती है मतलब 3x ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ठीक है, 100 करोड़ से 300 करोड़ की पेनल्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर 2 लाख रुपए अगर अमाउंट अननोन है तो। कंपाउंडिंग मतलब सेटल होता है ऑफेंस बाय पेइंग जस्ट ए फाइन, कोई लंबा केस यहाँ पे नहीं चलता है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको आप ED भी बोलते हो। ED रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन के लिए इस केस में। तो सेलिएंट फीचर मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही सेम सेलिएंट फीचर है जो कि ये मैं डिटेल नोट्स बना चुका हूँ, तो वहाँ से मैंने एक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि आपको पता लग सके डिटेल नोट्स में और PPT में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो इनको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आपने डाउनलोड कर लिया तो वहाँ पर तो मिल ही जाने हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर बैंकिंग लॉ। सबसे पहली बात है LRS मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, मतलब कि बैंक को इंश्योर करना होता है कि जो रेजिडेंस इंडिविजुअल है ना वो डू नॉट रेमिट मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब कि अभी जो रेमिटेंस लिमिट है वो है 2.5 लाख रुपए, मतलब $2.5 लाख, ठीक है। तो इतना ही रेमिट कर सकता है वो ईयरली। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्ट करते हैं एज ऑथोराइज्ड डीलर टू फैसिलिटेट पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड गाइडलाइंस ऑफ FEMA। बैंक एक्ट करते हैं एज ऑथोराइज्ड डीलर, बिना बैंक के आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। बैंक मतलब अगर आप पर्सनली करोगे तो वो इलीगल मानी जाती है। नेक्स्ट है FDI FPI, बैंक मॉनिटर करते हैं फ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की कंपनीज में, ठीक है, ध्यान रखना। बैंक्स मॉनिटर करते हैं इस चीज़ को कि कौन कितना इनफ्लो कर रहा है, किसका कितना आउटफ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FEMA, थोड़ा डिटेल में मैंने लिखे हुए हैं। ये फैसिलिटेट करता है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, अलाउ करता है ईजी फॉरेन पेमेंट जैसे कि एजुकेशन ट्रैवल वगैरह, रिड्यूस करता है रेस्ट्रिक्शन जो कि FRA में थी वो यहाँ पे नहीं है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पे अंडर सेक्शन 5, मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी इंडियन रुपीज़ की, रेगुलेट करता है ट्रांजेक्शन थ्रू ऑथोराइज्ड डीलर जो कि कौन होता है, बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनके बिना आप नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। प्रिवेंट करता है इलीगल यूज ऑफ होर्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इलीगल यूज अगर हो रहा है तो उसको मना करता है। होर्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, होल्ड करना लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी जैसे कि US डॉलर या यूरोज, ठीक है, उसको बोलते हैं होर्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रेगुलेट करता है कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शंस को, जो कंट्रोल करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, FDI FPI FIIs वगैरह के इन्वेस्टमेंट को कौन कंट्रोल करता है, FEMA कंट्रोल करता है इन कोऑर्डिनेशन विद RBI, ध्यान रखना, ठीक है। रेगुलेट करता है फॉरेन लोन्स जिनको ECB बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स इनको ECB बोलते हैं, जो रेगुलेट जो फॉरेन लोन्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है अंडर FEMA या फिर RBI, ठीक है। मॉनिटर करता है प्रॉपर्टी और असेट्स को अगर आपकी आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो, क्योंकि बैंकिंग चैनल पेमेंट का इंडियन बैंक ही होता है, ठीक है, इन मोस्ट केसेस, ध्यान रखना। तो जो सेम ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में वो लिखे हुए हैं क्योंकि नोट्स में थे मेरे, तो ये फ़र्क होता है डिटेल नोट्स में और PPT में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लास्ट है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अंडर FEMA अंडर सेक्शन 2
फॉरेन एक्सचेंज में होती है फॉरेन करेंसी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस जो पेबल है फॉरेन करेंसी में, ध्यान रखना। ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर के चेक वगैरह, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो एक्सप्रेस किए गए हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पेबल है फॉरेन करेंसी में, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या होंगे, फॉरेन करेंसी अगर इंक्लूड है तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। कोई भी करेंसी अगर इंक्लूड है अदर देन इंडियन रुपीज़, ठीक है, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, ये सारा कुछ अगर इंक्लूड है तो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। सेकंड, अगर वो पेबल है फॉरेन करेंसी में, भले ही कोई चेक है वो रिटर्न है INR में, अगर पेमेंट किया गया किसी फॉरेन कंट्री में तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स, पेबल इन इंडियन करेंसी, रिवर्स रूल्स को बोलते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाहर से मेड आउटसाइड इंडिया बट पेबल है INR में, ठीक है, तो भी वो स्टिल कंसिडर किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, ध्यान रखना। ड्राफ्ट इश्यूड इन न्यूयॉर्क, जैसे कि पेबल है इंडिया में तो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। कुछ भी उसमें फॉरेन की चीज़ आ गई ना, या तो कंट्री आ गया, ठीक है, या उसमें करेंसी आ गई फॉरेन कोई भी, ठीक है, कंट्री आ गया, करेंसी आ गई, इन दोनों में से कुछ भी चीज़ आ गई तो वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, ठीक है। उस ट्रांजेक्शन को फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा, ठीक है, आप उसको फॉरेक्स बोलते हो ना। क्रेडिट एंड बैलेंस जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है फॉरेन करेंसी में, तो भी वो कंसिडर किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज। एग्जाम्पल समझो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। $डॉलर नोट्स पेबल हैं USD में, ओरिजिन है उनकी US से, तो वो कंसिडर की जाएगी फॉरेन एक्सचेंज अंडर FEMA। चेक्स INR में है, ओरिजिन उसकी लंदन है, तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी। लेटर ऑफ क्रेडिट LOC यूरो में है, मुंबई में उसकी ओरिजिन है, तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज मानी जाएगी। चेक INR में है, मुंबई उसकी ओरिजिन है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक है, तो वो कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होती है वीडियो कंप्लीट। ये नोट्स, PPT, बंडल्स, ये सारा कुछ चेक कर लेना इस वेबसाइट पे, डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि बहुत आसान बढ़िया नोट्स बनाता हूँ मैं, इनको जरूर पढ़ा करो, ठीक है। सोल्ड PYQ सब्जेक्ट वाइज नोट, ऑल PPT इन वन, यूट्यूब वीडियो PPT, ये सारा कुछ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम वगैरह देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक आएगी, उससे तो डायरेक्ट PPT डाउनलोड हो ही जाएगी। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को देख लेना, इस प्लेलिस्ट से बचा हुआ सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। तो अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।